नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है आईआरबी इन्विट फंड को लेकर। आईआरबी इन्विट फंड ने खरीदे हैं 3 रोड एसेट्स। इनके यूनिट होल्डर से इनको 3 रोड एसपीवीज को खरीदने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। स्पॉन्सर्स के निजी इन्विट और आईआरबी इंफ्रा ट्रस्ट से ये जो एसेट्स हैं वो खरीदे गए हैं और ये सौदा हुआ है 8,436 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में, जिसके बाद हमने 7 जुलाई को स्टॉक में एक्शन बनता हुआ दिखा। ये शेयर 61 रुपये 95 पैसे तक उछल गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.25% ऊपर 61 रुपये 16 पैसे पर यानी कि डे लो के आसपास जाकर देखने को मिली। दूसरी खबर बॉश लिमिटेड से जुड़ी हुई है और बॉश में हो सकता है 2 अनलिस्टेड कंपनियों का मर्जर। 2 अनलिस्टेड कंपनियों के खुद में मर्जर पर विचार जारी है, ऐसा एक रिपोर्ट में बताया गया था। ये 2 कंपनियां हैं बॉश चेसिस सिस्टम्स और बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। इस पर कंपनी की ओर से भी जानकारी मांगी गई, यानी कि कंपनी ने सफाई भी जारी करी, जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक मौकों का आंकलन हम लगातार करते रहते हैं, लेकिन फिलहाल खुलासा करने लायक कोई अहम जानकारी उनके पास नहीं है। यानी कि कंपनी ने इसका डिनायल नहीं किया है, हालांकि इसकी पुष्टि भी नहीं करी है कि वो बातचीत कर रहे हैं या फिर विचार कर रहे हैं। इस खबर के ऊपर भी 7 जुलाई को हमने इम्पैक्ट बनता हुआ दिखा। 7 जुलाई को बॉश लिमिटेड का शेयर करीब 0.25% की बढ़त के साथ 36,155 रुपए के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, इस कंपनी को लेकर इस हफ्ते जमीन खरीदने से जुड़ी हुई खबर आई, जिसका उत्साह हमने स्टॉक में बनता हुआ दिखा। इस कंपनी ने कर्नाटक के टीएमटीपी में 20 एकड़ ज़मीन खरीदी है। टीएमटीपी यानी कि टुमाकुरू मशीन टूल्स पार्क, जिसमें ये सौदा किया गया है और इस सौदे के जरिए कंपनी की फ्यूचर में विस्तार की योजना है। इस डील का जो फंडिंग है वो कर्ज या फिर आंतरिक स्रोतों के जरिए कंपनी की ओर से किया जाएगा। 7 जुलाई को इसका इम्पैक्ट दिखा। ज्योति सीएनसी का शेयर उस दिन 1,053 रुपये 50 पैसे तक उछल गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब आधा % नीचे 1,031 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। जेपी एसोसिएट्स में कंपनियों की ओर से दिखाई गई रुचि से इस हफ्ते जेपी पावर का शेयर जोश में रहा। अदानी ग्रुप की ओर से जेपी एसोसिएट्स के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई गई है, ऐसा एक रिपोर्ट में निकल के सामने आया और इस रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप ने जेपी एसोसिएट्स के लिए सबसे ज़्यादा 12,500 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। हालांकि इस रेस में वेदांता, डालमिया भारत, जेएसपीएल, पीएनसी इंफ्रा जैसे नाम भी शामिल हैं, लेकिन आपको बता दें कि जेपी एसोसिएट्स में अगर अदानी की एंट्री होती है, यानी कि वो इसको खरीद लेते हैं, तो ये बाकी ग्रुप कंपनियों के लिए भी पॉजिटिव समझा जा रहा है, खासतौर पर जेपी पावर के लिए, जिसमें जेपी एसोसिएट्स की 24% हिस्सेदारी है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि अगर ये डील हो गई तो जेपी पावर में अदानी ग्रुप की 24% नहीं बल्कि मेजॉरिटी हिस्सेदारी भी हो सकती है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जेपी पावर में इस हफ्ते काफ़ी बड़ा उत्साह बनता हुआ दिखा। 7 जुलाई को तो स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लग गया था। इनफैक्ट अपर सर्किट पर ही 22 रुपये 74 पैसे के स्तर पर जाकर उस दिन कारोबार की समाप्ति देखने को मिली और पूरा हफ्ता हमने देखा स्टॉक में भरपूर एक्शन था। पीसी ज्वेलर के शेयर में 2 दिन में ही 40% का बड़ा उछाल बनता हुआ दिखा। पिछले गुरुवार की शाम को यानी कि 3 जुलाई को इस कंपनी के Q1 के बिजनेस अपडेट्स जारी हुए थे। उसके बाद ये शेयर 4 तारीख को उछला था और सोमवार को भी इस स्टॉक में हमने देखा जबरदस्त एक्शन था। सोने में बड़ा उतार चढ़ाव हुआ है पहली तिमाही में, लेकिन उसके बावजूद Q1 में इनका जो रेवेन्यू है उसमें 80% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। इस कंपनी ने यह भी कहा कि FY26 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में ये कंपनी कर्ज मुक्त हो सकती है, इसका भरोसा इन्होंने जताया और ये भी कहा कि FY25 यानी कि पिछले वित्त वर्ष में इस कंपनी ने अपने कर्ज में 50% से ज़्यादा की कमी की है। इस कंपनी के पास कुल 52 शोरूम्स हैं, जिसमें से 49 खुद कंपनी की ओर से ही ओन हैं। साथ ही खबर ये भी थी कि एक बड़ी FMCG कंपनी के साथ इनका एक बड़ा करार भी हो सकता है। तो 7 जुलाई को शेयर में हमने देखा 19 रुपये 65 पैसे तक का उछाल था और करीब 11% की मजबूती लेकर ये स्टॉक 18 रुपये 49 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 8 जुलाई को 2 खबरें थी। पहली ये कि NSE और BSE ने इस शेयर को ASM फ्रेमवर्क में शामिल कर दिया है। जाहिर सी बात है 2 दिन में बड़ा मूव आता हुआ दिखा। उसके बाद एक एहतियातन के रूप में NSE और BSE की ओर से ये फैसला लिया गया।
खबर ये भी थी साथ में कि 10 जुलाई को इस कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें पूंजी जुटाने के ऊपर बोर्ड की ओर से विचार किया जाएगा। तो 8 जुलाई को एएसएम की जो खबर आई उस वजह से शेयर 16 रुपये 83 पैसे तक फिसल गया था, लेकिन फंड रेजिंग की खबर से थोड़ा सहारा भी मिला और शेयर करीब 4.25% गिरकर 17 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। यस बैंक ने सीईओ की तलाश को स्थगित कर दिया है, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन सीईओ की जो तलाश है, यानी कि नए सीईओ की जो तलाश है, उसको बैंक की ओर से स्थगित कर दिया गया है। और ये हुआ है एसएमबीसी के साथ इस कंपनी की डील होने के बाद। दरअसल मई में एसएमबीसी ने इस बैंक का 20% हिस्सा खरीदा था 13,482 करोड़ रुपए की रकम में, जो कि बैंकिंग सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर डील के रूप में देखी जा रही है। एसएमबीसी की ओर से एसबीआई के जो 24% स्टेक है, उसमें से 13.19% हिस्सेदारी 8,889 करोड़ रुपए की रकम में खरीदी जाएगी और बाकी 6.81% हिस्सेदारी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और अन्य बैंकों से खरीदी जाएगी। इस डील के बाद आपको बता दें, एसएमबीसी इस बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा और डील पूरी होने के लिए आरबीआई, सीसीआई और बैंक के जो शेयर धारक हैं उनकी मंजूरी की भी जरूरत पड़ेगी। 7 जुलाई को येस बैंक का शेयर 20 रुपये 19 पैसे तक उछल गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब 1/4% नीचे 20 रुपये 2 पैसे के स्तर पर डे लो के आसपास जाकर हुई। 8 जुलाई को 15% तक उछलते हुए दिखे टेक्सटाइल कंपनियों के शेयर। दरअसल खबर ये थी कि यूएस ने बांग्लादेश के ऊपर 35% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इससे पहले आपको याद होगा वियतनाम पर भी यूएस ने 20% टैरिफ और 40% टैरिफ ट्रांसशिपमेंट पर लगाने की घोषणा की थी। अब इसका फायदा भारत की जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं उनको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बांग्लादेश का आप देखेंगे तो यूएस में जो गारमेंट इंपोर्ट होता है उसमें 9% और वियतनाम का 19% हिस्सा, यानी कि कुल मिला के इन दोनों देशों का 28% के आसपास का हिस्सा है। भारत पर भी टैरिफ प्रस्तावित हैं जो कि 26% के आसपास के हो सकते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि भारत के साथ जो डील है वो शायद फायदेमंद रह सकती है। वो इस तरह से कि भारत पर जो टैरिफ है वो शायद 20% से कम रह सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के लिए ज़बरदस्त खबर हो सकती है डिमांड के लिहाज से। उसी का इम्पैक्ट हमने 8 जुलाई को देखा और 8 जुलाई को टेक्सटाइल शेयरों में ज़बरदस्त मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली और आलोक इंडस्ट्रीज टॉप शेयर था जो कि 9.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ। इस हफ्ते मार्केट रेगुलेटर सेबी की एक स्टडी आई, जिसके बाद बीएसई, एंजल वन जैसे जो शेयर हैं उनमें पिटाई बनती हुई दिखी। सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 यानी कि पिछले वित्त वर्ष में 91% रिटेल ट्रेडर्स को डेरिवेटिव्स यानी कि एफएनओ सेगमेंट में घाटा हुआ है और रिटेल निवेशकों का घाटा जो है वो पिछले साल की तुलना में 41% बढ़कर 1.06 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ दिखा है, जो कि पिछले साल यानी कि FY24 में 74,812 करोड़ रुपए था। इस हिसाब से हर रिटेल निवेशक को औसत 1,10,000 रुपए का घाटा होता हुआ दिखा और ये आंकड़े एक स्टॉक ब्रोकर के नहीं, टॉप 13 स्टॉक ब्रोकर्स के करीब 96 लाख एफएनओ ट्रेडर्स के आंकड़े बता रहे हैं कि रिटेल निवेशकों को घाटा ही होता है। इनफैक्ट इस स्टडी के बाद न्यूज़ रिपोर्ट ऐसी भी थी कि ऑप्शंस में जो लेवरेज मिलता है उस पर लगाम लगाने की सेबी तैयारी कर रहा है। यही कारण है कि 8 जुलाई को हमने देखा कि बीएसई, एंजल वन और सीडीएसएल जैसे शेयरों में जो कि कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं, इनमें 1.5 से लेकर 5.5% तक की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग होती हुई दिखी। क्यूआईपी लॉन्च करने की खबर से इस हफ्ते नवीन फ्लोरिन का शेयर दौड़ता हुआ नजर आया। कंपनी ने 750 करोड़ रुपए का क्यूआईपी इशू लॉन्च किया है, जिसका फ्लोर प्राइस 4,798 रुपए 28 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है। 7 जुलाई की क्लोजिंग थी 4,874 रुपए की, यानी कि 7 जुलाई की क्लोजिंग से 1.5% डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस तय किया गया था, लेकिन क्यूआईपी इशू लॉन्च हुआ और डिस्काउंट ज़्यादा नहीं था। इस वजह से 8 जुलाई को नवीन फ्लोरिन का शेयर 4,902 रुपए 40 पैसे तक का लो लगाने के बाद करीब 3.5% की मजबूती के साथ 5,052 रुपए पर डे हाई पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। बड़े सरकारी बैंक से एसपीएमएल इंफ्रा ने कहा है कि उनको एक लोन मिल गया है। दरअसल एक टॉप पीएसयू बैंक है जिससे इस कंपनी को 205 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन होता हुआ दिखा है। इस लोन से एक तो कंपनी की जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और दूसरा बोली लगाने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, उसमें भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। इस खबर को बाजार ने पसंद भी किया। 8 जुलाई को जब ये खबर आई तो लोन मिलने से एसपीएमएल इंफ्रा के शेयर में 242 रुपए 40 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग मामूली सी बढ़त के साथ 236 रुपए 90 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली।
इस साल नहीं आएगा रिलायंस जियो का आईपीओ। दरअसल रिपोर्ट ऐसी थी इस कंपनी को लेकर, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर, कि रिलायंस जियो ने लिस्टिंग का प्लान टाल दिया है। 2025 में रिलायंस जियो की लिस्टिंग की योजना नहीं है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर आई थी, जिसको बाद में कंपनी की ओर से पुष्टि भी कर दी गई। कंपनी ने औपचारिक ऐलान भी दिया कि लिस्टिंग के बजाय कंपनी का ग्रोथ के ऊपर फोकस है, जिसमें कंपनी एक तो सर्विसेज और दूसरा जो डिजिटल इंफ्रा है उसमें सुधार के ऊपर फोकस करने वाली है। इस खबर के बाद 9 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली और करीब 1.25% नीचे शेयर 1520 रुपये 50 पैसे के दाम पर जाकर बंद हुआ। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एलगी इक्विपमेंट्स पर अपना भरोसा बढ़ाया है और ये ऐसे दिखा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इस हफ्ते इस कंपनी के 18,12,000 शेयर, या यूं कहें 0.6% हिस्सा खरीदा है। 532 रुपये के औसत भाव पर ये शेयर खरीदे गए हैं, जिस पर 96.4 करोड़ रुपए की रकम एसबीआई म्यूचुअल फंड की ओर से खरीदी गई है। ऐसा नहीं है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने पहली बार इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं। मार्च तक उनके पास 3.2% यानी 3.25% के आसपास की हिस्सेदारी पहले भी थी और अब यहां पर अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी गई है, जिस वजह से 9 जुलाई को एलगी इक्विपमेंट्स का शेयर 568 रुपये तक उछल गया था। हालांकि क्लोजिंग करीब 3.5% ऊपर 552 रुपये के दाम पर हुई और 10 जुलाई को भी इसका इंपैक्ट हमने पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। अगली खबर रियल एस्टेट कंपनी पूर्वांकरा को लेकर है, जिसको एक बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखा है। 8 सोसाइटियों के रीडेवलपमेंट के लिए इस कंपनी को चुना गया है और मुंबई के चेंबूर में स्थित इलाके में ये 8 सोसाइटियां हैं, जिसको ये कंपनी रीडेवलप करती हुई नजर आएगी। इन 8 सोसाइटीज़ की रीडेवलपमेंट की जीडीवी यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 2100 करोड़ रुपए बताई गई है, जिसका इंपैक्ट हमने स्टॉक पर पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। इस स्टॉक में हमने देखा इस खबर के चलते अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार की जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी। 9 जुलाई को शेयर करीब 3% उछल गया, 295 रुपये 55 पैसे पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर में भी इस हफ्ते एक अच्छी खबर आई, जिसका इंपैक्ट हमने पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। दरअसल सरकार से इस कंपनी को एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने के लिए एक मंजूरी मिलती हुई दिखी है। केपीआईएन क्लीन एनर्जी 4 एलएलपी के नाम की एक एसपीवी है, जिसका गठन इस कंपनी की ओर से किया गया है, जिसको सरकार ने इस हफ्ते मंजूरी भी दे दी है और उसी का इंपैक्ट हमने इस शेयर के ऊपर पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। ये शेयर भी करीब 2.5% के आसपास की मजबूती लेकर 9 जुलाई को 519 रुपये 65 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। खबर के खंडन से सिरमा एसजीएस का शेयर इस हफ्ते हल्का होता हुआ नजर आया। कंपनी ने आंध्र प्रदेश में पीसीबी प्लांट लगाने का खंडन कर दिया है। न्यूज़ रिपोर्ट ऐसी थी कि 1800 करोड़ रुपए की लागत से पीसीबी और सीसीएल प्लांट लगाने की इस कंपनी की योजना है, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्लांट होगा। हालांकि कंपनी ने डिनायल दे दिया और हायर लेवल से स्टॉक में हमने प्रॉफिट बुकिंग यानी कि मुनाफा वसूली बनती हुई दिखी और शेयर में हायर लेवल से गिरावट के साथ 10 जुलाई को करीब 2.25% के बढ़त के साथ 663 रुपये 90 पैसे पर क्लोजिंग हुई। दिन के दौरान ये शेयर 682 रुपये 50 पैसे तक भी उछल गया था। एशियन पेंट्स ने इस हफ्ते एक्जो नोबल से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। एक्जो नोबल के 20 लाख शेयर या करीब 4.42% हिस्सेदारी इस कंपनी ने बेच दी है और ये शेयर बेचे गए हैं 3,651 रुपये के औसत भाव पर, जिसके जरिए एशियन पेंट्स को मिली है 734 करोड़ रुपए की रकम। इस डील में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 20 लाख में से 7 लाख शेयर खरीदे हैं और इस पर खर्च की गई है 256 करोड़ रुपए की रकम। 10 जुलाई को जब यह खबर आई तो एशियन पेंट्स का शेयर भी गिरा, एक्जो नोबल में भी गिरावट थी। एशियन पेंट का शेयर 2% से ज़्यादा गिरकर 2,447 रुपये 50 पैसे पर और एक्जो नोबल इंडिया का शेयर करीब 1.25% गिरकर 3,603 रुपये के स्तर पर बंद होता हुआ दिखा। वारी एनर्जीज ने अपनी सब्सिडरी कंपनीज का एक ओएफएस इस हफ्ते लॉन्च किया है। इंडो सोलर नाम की यह कंपनी है, जिसमें वारी एनर्जीज ने 2.4% हिस्सेदारी का ओएफएस लॉन्च किया है। 10 से 11 जुलाई के बीच में यह खुला था। 10 जुलाई को संस्थागत निवेशकों के लिए ओएफएस खुला था, जिसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद 10 जुलाई को वारी एनर्जीज का शेयर आप देखेंगे तो 1.5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 3,168 रुपये के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 11 जुलाई को रिटेल निवेशकों के लिए हिस्सा खुला था और यह हिस्सा काफ़ी अच्छा भरा। 4 गुना से ज़्यादा का रिस्पांस रिटेल निवेशकों की ओर से इस कंपनी को मिलता हुआ दिखा, जिसके बावजूद 11 जुलाई को वारी एनर्जीज का शेयर 3,070 रुपये तक फिसलने के बाद गिरावट के साथ ही बंद होता हुआ दिखा था।
वारंट्स के जरिए प्रोमोटर से टीटागढ़ रेल रकम जुटाती हुई नजर आएगी। टीटागढ़ रेल अपने प्रोमोटर्स को 200 करोड़ रुपए के कन्वर्टेबल वारंट्स जारी करेगी, ऐसी न्यूज रिपोर्ट्स थी। 945 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह कन्वर्टेबल वारंट जारी होते हुए नजर आएंगे, यानी कि 9 जुलाई की क्लोजिंग से प्रीमियम पर कन्वर्टेबल वारंट्स का प्राइस तय किया गया है। प्रीमियम पर वारंट जारी होने की खबर से टीटागढ़ रेल का शेयर 959 रुपए 50 पैसे तक उछल गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.25% ऊपर ही 949 रुपए 5 पैसे के स्तर पर जाकर होती हुई दिखी 10 जुलाई के दिन। इस हफ्ते पहली तिमाही के नतीजों का आगाज हुआ। उसमें इरडा एक कंपनी थी जिसके साथ नतीजों का आगाज हुआ और तिमाही नतीजों के बाद इरडा का शेयर गिरता हुआ दिखा। वो इसलिए क्योंकि इस कंपनी का मुनाफा पहली तिमाही में 384 करोड़ रुपए से करीब 36% घटकर 247 करोड़ रुपए पर आता हुआ दिखा। लोन बुक और रेवेन्यू में मजबूत ग्रोथ के बावजूद इस कंपनी का जो मुनाफा है उसमें हमने इस हफ्ते गिरावट बनती हुई दिखी, क्योंकि रेवेन्यू आप देखेंगे तो 1510 करोड़ से बढ़कर 29% बढ़कर 1947 करोड़ रुपए पर पहुंचते हुए दिखे। लेकिन दिक्कत की बात थी एसेट क्वालिटी, यानी कि ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों ही बढ़ते हुए दिखे तिमाही आधार पर। ग्रॉस एनपीए 2.45% से बढ़कर 4.13% पर पहुंचता हुआ दिखा और नेट एनपीए भी सीधा 1.35% से बढ़कर 2.06% पर पहुंचता हुआ दिखा। दरअसल मुनाफा टूटने के पीछे वजह है प्रोविजनिंग, जो कि 180% बढ़ी है तिमाही आधार पर। 129 करोड़ से बढ़कर 363 करोड़ रुपए की जो प्रोविजनिंग है वो इस कंपनी ने करी है, क्योंकि एनपीएस बढ़ते हुए दिखे और उसके दो कारण हैं। पहला, जेंसोल इंजीनियरिंग, जैसा कि डर था, इस कंपनी ने 470 करोड़ रुपए का लोन इसको दिया हुआ है इस कंपनी को, यानी कि जेंसोल इंजीनियरिंग को, जिसको इस तिमाही में एनपीए में डाल दिया गया है। साथ ही एक और ग्राहक है इस कंपनी का जिसने 783 करोड़ रुपए का लोन लिया था, उसको भी एनपीए घोषित कर दिया गया, जिस वजह से एनपीएस बढ़े और साथ ही साथ प्रोविजनिंग बढ़ी और इसका इंपैक्ट हमने 11 जुलाई का शेयर पर बनता हुआ दिखा। शेयर 159 रुपए 80 पैसे तक फिसल गया था और अच्छी खासी गिरावट के साथ ही कारोबार की क्लोजिंग होती हुई दिखी। एमडी एंड सीईओ के बदलाव की खबर से शुक्रवार के दिन एचयूएल के शेयर में जबरदस्त उत्साह था। दरअसल इनके एमडी एंड सीईओ हैं रोहित जावा, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि 31 जुलाई से लागू होता हुआ नजर आएगा और उसके अगले दिन से यानी कि 1 अगस्त से प्रिया नायर को 5 साल के लिए कंपनी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें, प्रिया नायर फिलहाल इनकी जो पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर, उसके ब्यूटी एंड वेलबींग सेगमेंट की प्रेसिडेंट हैं। बदलाव से एक तो ग्रोथ और दूसरा इनोवेशन के नए फेज में एंट्री करेगी कंपनी, ऐसा कंपनी के चेयरमैन की ओर से बयान आता हुआ दिखा और ब्रोकर्स भी इसको लेकर उत्साहित नजर आए, यानी कि एनालिस्ट ने भी थम्स अप दिया है इसको। उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट में बदलाव पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में कामकाज करेगा। नुआमा की रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था। यही कारण है कि 11 जुलाई को एचयूएल के शेयर में 5% तक का उछाल देखने को मिला और अच्छी खासी मजबूती के साथ इस शेयर में हमने कारोबार की क्लोजिंग बनती हुई दिखी। शुक्रवार के दिन ही ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर में 10% का अपर सर्किट लग गया। दरअसल इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है आईजीआई थेरापेटिक्स के नाम से, जिसने एफवी के साथ एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है। कैंसर की एक दवा है इस कंपनी की ISB 2001 के नाम से, जिसके लिए ये लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया गया है और इस एग्रीमेंट के तहत आईजीआई यानी कि इनकी जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है उसको $70 करोड़ का अपफ्रंट पेमेंट मिलेगा और उसके साथ साथ डील की कुछ शर्तें हैं जिसके मुताबिक करीब $1.25 बिलियन, $1.25 अरब के आसपास की और रकम भी इस कंपनी को मिलती हुई नजर आएगी और इसी डील के चलते शेयर काफी उत्साहित था। 11 जुलाई को शेयर 10% के अपर सर्किट पर खुला और कमजोर बाजार में भी 10% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में एक नई कंपनी ने दस्तक दी है जिसका नाम है क्रिजैक लिमिटेड। इस कंपनी की लिस्टिंग काफी अच्छी रही। एनएसई पर इस कंपनी का शेयर 281 रुपए 5 पैसे के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 15% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 245 रुपए प्रति शेयर था। ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा था कि 278 रुपए के आसपास लिस्टिंग हो सकती है, यानी कि जो ग्रे मार्केट के इंडिकेशन थे उससे भी अच्छी लिस्टिंग होती हुई दिखी। लिस्टिंग के बाद ये शेयर 295 रुपए 65 पैसे तक भी उछल गया था इंटरडे में और इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने 860 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। हालांकि फ्रेश इश्यू से इस कंपनी के पास कोई भी रकम नहीं आई है। 9 जुलाई को क्रिजैक लिमिटेड का शेयर 306 रुपए के स्तर पर बंद हुआ, जो कि 281 रुपए के ओपनिंग प्राइस से देखें तो करीब 9% ऊपर और 245 रुपए के इशू प्राइस से करीब 25% प्रीमियम पर है। 9 जुलाई को ही लिस्टिंग के बाद बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि अबैकस एसेट मैनेजर ने इस कंपनी के 36,72,000 शेयर खरीदे हैं और लिस्टिंग के बाद खुले बाजार से 298 रुपए 33 पैसे के भाव पर ये शेयर खरीदे गए हैं, जिसको बाजार ने पसंद किया और 10 जुलाई को तो शेयर में 10% का अपर सर्किट लग गया था और ये शेयर 338 रुपए 39 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा।
तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, जो कि है अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर। अल्ट्राटेक सीमेंट ने कार्टेलाइजेशन के खंडन के इस बार घोषणा की, लेकिन उसके बावजूद अल्ट्राटेक का जो शेयर है उसमें हमने गिरावट बनती हुई दिखी। सीमेंट कार्टेलाइजेशन की जांच से जुड़ी रिपोर्ट का इस कंपनी ने इस हफ्ते खंडन किया और कहा कि सीसीआई से इस कंपनी को किसी भी तरह का कोई ऑर्डर नहीं मिला है और इसके जो खाते हैं उसकी भी मांग सीसीआई की ओर से नहीं की गई है। उन्होंने ये कहा कि सीमेंट कार्टेलाइजेशन की जो रिपोर्ट है वो गलत है और गुमराह करने वाले यानी कि मिसलीडिंग है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात ज़रूर है कि इनकी सब्सिडरी है इंडिया सीमेंट, जिसका 2020 के केस नंबर 35 में एक पार्टी होने की बातचीत ज़रूर है और इंडिया सीमेंट इसको लेकर लगातार खुलासे कर भी रही है और उसके साथ साथ लीगल कार्रवाई करने के ऊपर भी विचार कर रही है। इस खबर का असर इस तरह से हुआ कि 7 जुलाई को अल्ट्राटेक के शेयर ने 12,500 रुपये का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 1.25% नीचे 12,356 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। नीरव मोदी मामले में एक नया अपडेट आता हुआ दिखा है। दरअसल भगौड़े नीरव मोदी के भाई की यूएस में गिरफ्तारी कर ली गई है। ईडी और सीबीआई की एक्स्ट्राडिशन अर्जी के चलते यूएस की ओर से यह कार्रवाई की गई है। आपको याद दिला दें कि नीरव मोदी ने पीएनबी के साथ एक घोटाला किया था, फ्रॉड किया था, जिसकी वैल्यू 11,400 करोड़ रुपए की है और इसका बड़ा हिस्सा अभी भी बैंक इससे नहीं रिकवर कर पाया है। इस खबर के आने के बाद हालांकि शेयर में उत्साह दिखा। 7 जुलाई को पीएनबी के शेयर ने 112 रुपये 75 पैसे का हाई छुआ और करीब 1.5% की मजबूती के साथ 112 रुपये 33 पैसे के स्तर पर जाकर शेयर की क्लोजिंग होती हुई दिखी। देश की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी टाटा स्टील को इस हफ्ते एक बड़ा डिमांड नोटिस मिलता हुआ दिखा। इस कंपनी को 1,903 करोड़ रुपए का डिमांड लेटर मिला है और ये लेटर मिला है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ माइंस जजपुर से। ओडिशा की खदान से डिस्पैच में शॉर्टफॉल के चलते ये लेटर कंपनी को मिला है। राज्यों की मांगों में कंपनी का हालांकि कहना है कि औचित्य और ठोस आधार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे तो 7 जुलाई को शेयर ने जरूर रिएक्ट किया। शेयर 163 रुपये 35 पैसे तक उछल गया था, लेकिन बाद में जो क्लोजिंग है 1/4% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 162 रुपये 52 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। 9 जुलाई को इंट्राडे में वेदांता का शेयर 8% तक टूट गया था और ये इसलिए हुआ क्योंकि यूएस का एक शॉर्ट सेलर है वाइसरॉय रिसर्च, जिसकी ओर से इस कंपनी के लिए एक रिपोर्ट आई थी जिसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक पर नेगेटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। उनका ये कहना था कि कंपनी की जो वित्तीय स्थिति यानी कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अनसस्टेनेबल है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है वो क्रेडिटर्स के लिए यानी कि जिनसे इन्होंने लोन ले रखे हैं उनके लिए बहुत बड़ा जोखिम है और यही कारण है इनकी जो पेरेंट कंपनी है VRL यानी कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड उसके जो बॉन्ड्स हैं उसको इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। वाइसरॉय रिसर्च की जानकारी चुनिंदा और बेबुनियाद है यानी कि कंपनी की ओर से सफाई आती हुई दिखी, जिस वजह से शेयर इंट्राडे में रिकवर भी हो गया था। नेट 9 जुलाई को शेयर में इंट्राडे लो से रिकवरी के बाद 3.25% की गिरावट के साथ 441 रुपये 30 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग होती हुई नजर आई। जी एंटरटेनमेंट के शेयरधारकों ने इस हफ्ते एक कड़ा फैसला लिया है। गुरुवार शाम को शेयरधारकों ने प्रमोटर्स को वारंट जारी करने का जो प्रस्ताव है उसको खारिज कर दिया है। इस कंपनी के 40% शेयरधारकों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करी है। आपको बता दें कि ये मामला क्या है। ये मामला है 2,237 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल वारंट इशू का और इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए 75% शेयरधारकों की पक्ष में वोटिंग की जरूरत थी, जो कि नहीं होता हुआ दिखा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 40% लोगों ने तो इसके खिलाफ वोटिंग की थी। इसका इम्पैक्ट हमने 11 जुलाई को इस शेयर पर बनता हुआ दिखा। जी एंटरटेनमेंट का शेयर 133 रुपये तक फिसल गया था और क्लोजिंग जो है वो निचले स्तरों से रिकवरी के साथ हमने बनती हुई देखी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। और जाते जाते एक ज़रूरी बात, मनी9 आपके लिए लेकर आया है मनी9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी उलझनों का जवाब पाने के लिए आप हमारे प्लान्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए ये वीडियो देखिए। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम,
आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।